नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रेती। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला सहित 120 बकरियों की दर्दनाक मौत। सन की आशिक की हुई कुटाई, दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज कराई। रीवा कोर्ट परिसर के पीछे की गली में भरा सेप्टिक टैंक का मलबा, वकीलों का चलना हुआ मुश्किल। और पुराने विवाद के चलते नकाबपोश हमलावरों ने चाकुओं व पत्थरों से किया हमला, इलाज के दौरान युवक की मौत। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मऊगंज जिले में आकाशीय बिजली गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। वहीं लगभग 120 बकरियों की भी मौत हो गई। मऊगंज जिले में आकाशीय बिजली का तांडव देखने को मिला। आकाशीय बिजली गिरने से सैकड़ों बकरियों सहित एक महिला की जान चली गई। बारिश की वजह से मऊगंज जिले के थाना शाहपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत हटवा निर्भयनाथ में गांव के ही निवासी शांति कोल, पति अंजनी कोल, रामनाथ कोल, पिता अहवान कोल, मुकेश और मोतीलाल, कुल 5 लोगों की लगभग 150 बकरियां बारिश के दौरान एक पेड़ के नीचे छांव पर खड़ी थी। इस बरगद के पेड़ के नीचे शांति कोल और रामनाथ कोल भी छुपे हुए थे। तभी भारी बारिश के साथ तेज गड़गड़ाहट हुई और पेड़ पर ही आकाशीय बिजली गिर गई। इस दौरान पेड़ के नीचे छिपी लगभग 120 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। इसी के साथ ही शांति कोल, पति अंजनी कोल, उम्र 45 वर्ष, निवासी हटवा निर्भयनाथ की भी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर रामनाथ कोल भी बेहोश हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमाना ले जाया गया। आम तोड़ने को लेकर हुए विवाद के चलते गाली गलौज और मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। बिछिया थाना अंतर्गत ग्राम कोठी पोस्ट खैर के रहने वाले 25 वर्षीय रामराज केवट पिता छोटेलाल केवट ने बताया कि उनकी जमीन में खेती की जाती है, साथ ही आम के पेड़ भी लगे हैं। इस समय पेड़ में आम के फल लगे हुए हैं। 23 जून के करीब 11 बजे जब घर पर वह पड़ा था, उसी समय फायदा उठाते हुए गंगादीन केवट पिता रामेश्वर मुंडा, सुखलाल पिता गंगादीन केवट, सुग्रीव केवट पिता गंगादीन केवट, अखिलेश केवट, ये सभी लोग खेत पर आए और आम के पेड़ पर चढ़कर 4 बोरी आम तोड़ लिए। रामराज ने बताया कि अपना खेत राम लखन केवट को ताकने को हुए थे, लेकिन जब उनके द्वारा आम तोड़ने को मना किया गया तो उसको धमकी देते हुए गाली गलौज की और कहा कि आम तोड़ने के बारे में मालिक को बताओ, तुमको यहीं पर गाड़ देंगे। उसके बाद मुझे फोन पर सूचना मिली। जब मैं गया और आम तोड़ने को लेकर सवाल किया तो गाली गलौज करते हुए मारपीट की। रामराज ने बताया कि संबंधित थाने में भी शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं तहसीलदार ने भी स्टे लगा दिया है, लेकिन उसके बड़े पापा लोग मानने को तैयार नहीं हैं और जबरन जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। केवल मैं कोठी से आया हूँ। क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि वो मेरे ज़मीन में ही कब्जा कर रहे हैं, ज़बरदस्ती आम तोड़ रहे हैं, मारने होने के लिए धमकी दे रहे हैं। कौन लोग हैं? ये बड़े पापा लोग हैं। किस बात को लेकर विवाद कर रहे हैं? ये आमा के पेड़ के लिए और ज़मीन के लिए। मैं अपनी ज़मीन में बाउंड्री करवाया हूँ, पेड़ सब ज़मीन के अंदर है, फिर भी ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं। एसपी ऑफिस आए हैं क्या? जी, एसपी ऑफिस आए हैं। तो क्या आश्वासन दिया गया? वहाँ आवेदन दिए हैं सर। संबंधित थाने में ये शिकायत दर्ज कर रहे हैं आप? जी जी, थाने भी शिकायत दर्ज किए हैं। तहसीलदार के यहाँ से स्टे भी मिला, इसके बाद जो भी वो आम तोड़ रहे हैं ज़बरदस्ती। तो अभी आप क्या चाहते हैं? उसमें हम चाहते हैं कि न्याय मिले। संबंधित थाना कौन सा है? बिछिया है। शिकायत दर्ज कराया, क्या बोला गया? अभी वो कुछ बोल ही नहीं रहे। FIR हो गई है? जी, FIR हुई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? रामराज केवट। हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। ग्राम डगरहट थाना रामपुर बाघेलान के रहने वाले अजय आदिवासी पिता सहदेव आदिवासी टॉयलेट के लिए घर के पीछे तरफ गया था, लेकिन 33 किलोवाट का करंट बांस में उतरा हुआ था, जिससे उसने हाथ लगाया तो उसकी चपेट में आ गया। जब उसको बचाने के लिए मदन आदिवासी गया तो उसे भी करंट लगा, लेकिन क्योंकि वह जूता चप्पल पहना हुआ था इसलिए वह बच गया, जबकि अजय आदिवासी की मौके पर ही मौत हो गई। हाँ, उसमें 33 kV से छुआ हुआ था ऊपर। ये खत्म कौन हुआ? इसका क्या नाम है? उसका नाम, लड़के का नाम अजय है, पिताजी का नाम है सहदेव आदिवासी। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम डगराहट, थाना कौन सा लगे? थाना रामपुर बाघेलान, पोस्ट चोरमारी, तहसील भी रामपुर। और जो ये दूसरा साथी कौन सा घायल हुआ है? वो भी आदिवासी है, मदन आदिवासी है। वो भी वहीं का रहने वाला है। उसकी स्थिति कैसी है? उसकी वो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका।
कहाँ जुलसा कहाँ पे ज़्यादा कौन सा इसका जुलसा है? एक तो इस पाड़े में ख़त्म हो गया, यहाँ लाते लाते डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि ये ख़त्म हो चुका है। और जो दूसरा मदन घायल, हाँ, वो उसका इलाज चल रहा है। आपका नाम? अब हमारा नाम गैसा आदिवासी है। उन्हीं गाँव के? हाँ, हम बस पड़ोस ही में घर है हमारा। पुरानी रंजिश के चलते चाकूबाजी की घटना में एक युवक गंभीर अवस्था में संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना सतना शहर के जीवन ज्योति कॉलोनी की है, जहां रहने वाला आशुतोष पयासी उस समय दुर्घटना का शिकार हो गया जब नकाबपोश हमलावरों ने पीछे से चाकू और पत्थरों से हमला कर दिया। घटना के संबंध में आशुतोष के भाई ने बताया कि 3 बजे से शिवम तिवारी नाम का युवक उसे बार बार मिलने के लिए फोन कर रहा था। शाम 7 बजे के आसपास जब आशुतोष पहुंचा तो पहले से खड़े लोगों ने पीछे से हमला कर दिया। आशुतोष के भाई ने बताया कि अकुल त्रिपाठी नाम के युवक से लगभग 4 महीने पहले झगड़ा हुआ था। संभावना है कि उसी को लेकर यह वारदात हुई। मृतक के भाई ने बताया कि घटना के बाद अपने भाई को लेकर जिला अस्पताल गए, जहां गंभीर अवस्था में होने के कारण सतना से रीवा रेफर कर दिया गया। इसके बाद इलाज के दौरान आज सुबह 8 बजे मौत हो गई। वहीं इस घटना के संबंध में मृतक के दोस्त साहिल ने बताया कि उनके पास शुभम का फोन आया था, उसने मिलने के लिए बुलाया, तो जब गए तो 2 मिनट तक शुभम रुका और उसके बाद वहां से निकल गया। जैसे ही चलने को हुए तो पीछे से उन लोगों ने हमला कर दिया। सभी के चेहरे नकाब से ढके हुए थे, इसलिए देख नहीं पाए, जबकि एक व्यक्ति का चेहरा खुला हुआ था पर उसे पहचान नहीं पाए। उन लोगों ने सिर्फ आशुतोष को मारा है, जबकि मेरे ऊपर हाथ तक नहीं चलाया। इसलिए जाहिर होता है कि पुरानी दुश्मनी को लेकर यह मामला किया गया है। शुभम डिग्री कॉलेज से B.Com कर रहा था। सर ये छोटा भाई था मेरा, आशुतोष पयासी नाम था इसका। ये सर कल रात को 7 बजे के आसपास ये गया है रीवा रोड और एक लड़का इसको कंटिन्यू बुला रहा था। 3 बजे से फ़ोन कर रहा था कि आओ चलो। तो वो जब वहाँ से पहुँचा है उसके पास तो 7:30 बजे के आसपास जीवन ज्योति कॉलोनी की रोड जाती है, ICI बैंक है उसके सामने, वहाँ पर करीबन 12 से 15 लोगों ने, उसमें से एक आदमी का चेहरा खुला हुआ था, बाकी सबके कवर थे चेहरे, और उन्होंने ये गाड़ी में बैठने वाला था, पीछे से हमला किया जिसमें से 4 लोगों के पास चाकू था और बाकी के हाथ में पत्थर थे। वो लोगों ने बताया जो वहाँ पे थे, तो उन्होंने 4 चाकू मारे हैं और पत्थर से हमला किया था, जिसमें से 3 घाव बहुत ज़्यादा अंदर तक थे। उसकी वजह से आज सुबह उसकी डेथ हो गई 8 बजे। सतना की सर, जीवन ज्योति कॉलोनी। और सर उसमें एक नाम आ रहा है अंकुल त्रिपाठी जी। सर ये 4 महीने पुराना एक झगड़ा था कुछ, उसकी वजह से हुआ है। पुलिस वाले की लड़की? ये सर वो तो शुभम तिवारी है जिसने इनको बुलाया। 3 बजे से वो कंटिन्यू इससे बात कर रहा था और बोल रहा था कहाँ हो, क्या हो, कहाँ हो, आओ इधर, ये आओ, यहाँ आओ, चाय वाले की दुकान पे आओ। तो वो कंटिन्यू उससे कॉल टच में था और उनसे भी टच में था। वहाँ पे वो लोग फिर आए और वो उपस्थित पहले थे। अब वो कैमरे की CCTV भी निकल आए तो उससे कुछ जानकारी मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगों में CCTV है। अभी तक पुलिस क्या कर रही है? सर वहाँ पर अभी तो रात को हमने जिला अस्पताल में भर्ती किया तो वहाँ पे सर्जन ने डायरेक्ट रीवा रेफर कर दिया उनकी घाव वगैरह देख के। अब उसके बाद वहाँ पे पुलिस जो आई थी कोलगावा थाना से, उन्होंने रिपोर्ट वगैरह जो भी फाइल की वहाँ पे हॉस्पिटल में ही वो की उन्होंने, और उनको जो मृतक है उसने बयान भी दिया था वहीं पर, उसने बयान दिया था, उन्होंने रिकॉर्डिंग भी की थी उसकी, और उसने शुभम तिवारी का नाम लिया। जी। अंकुल का सर ये है कि अंकुल का ही संदेह जा रहा है, क्योंकि पुरानी घटना भी थी और वो संपर्क में था उसने सर उनको जो बयान दिया वो शुभम तिवारी, वो ये कह रहा था शुभम तिवारी को सब पता है मार्केट के लिए कि अपन को बहन मेरी किताब मंगाई थी, किताब लेने के लिए निकला हूँ, बस स्टैंड पहुँचा हूँ। पहले अपन फुल्की खाए हैं कॉर्नर पे जहाँ पे वारदात हुई उसी मोड़ पे। फिर मेरे पास फ़ोन आता है शुभम तिवारी का, उसने बोला कि आप तू कहाँ है साहिल, आ जा मेरे पास, मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं उसके पास गया, फिर बोला कि आ रहा हूँ, फुल्की खा लूँ, 2 मिनट रुक जा। 2 बार फिर फ़ोन आया उसका बार। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे तो शुभम 2 मिनट मिला है मेरे से। इसके बाद जैसे हम लोग गाड़ी स्टार्ट किए, पीछे से हमला हो गया हम लोग। कौन सा हमला किए? अभी ये मेरे को नहीं पता है सर कौन रहा, किसी का मैंने चेहरा नहीं देखा, सब चेहरे ढके हुए थे। वहाँ पे किसके कहने पे आप लोग गए थे? उस स्थल पे, घटना स्थल पे आप लोग किसके कहने पे गए थे? घटना स्थल पे सर हम लोग अपने से गए थे, फुल्की खाने गए थे एक जगह, और वहाँ पे फ़ोन आया शुभम का,
शुभम को कई समय से फ़ोन कर रहे थे? नहीं, मेरे पास उससे नहीं, उसी दिन फ़ोन आया है, कल ही आया है, मतलब 3 बार जल्दी कॉलेज का। अब शुभम कहाँ पे? अब मेरे को इसकी जानकारी नहीं है सर, वो कहाँ है। तो आप ही बस को मारे कि उन लोग को? नहीं, मेरे को नहीं मारे हैं। मतलब पुरानी दुश्मनी थी उससे? हाँ, उससे तोसू की दुश्मनी थी, जिसके साथ हुआ है ऐसा। शुभम की पुरानी लड़ाई थी, जिनसे भी रही हो उसकी जानकारी नहीं है मेरे को, जिससे भी रहे हो तो उन लोग ऐसा किए हैं। शुभम मंदाकिनी बिहार कॉलोनी। शुभम की नहीं, ये तोसू की पुरानी लड़ाई थी, वो उन लोग आके मारे हैं शायद ऐसा। हाँ, आप सभी लोग स्टूडेंट हैं? हाँ, स्टूडेंट है, बीकॉम फाइनल ईयर है मेरा, साहिल वर्मन। एक तरफा प्यार में सनकी आशिक शादी का निमंत्रण लेकर लड़की के घर पहुंच गया, जिसके बाद सारी आशिकी उस समय उतर गई जब आशिक महोदय की कुटाई हो गई। रीवा के जयंती कुंज के पास एक सनकी आशिक कथित प्रेमिका के घर पहुंच गया और उसके पिता से शादी करने का दबाव बनाने लगा। तकरीबन 1 साल से परेशान पिता ने पहले उसे समझाइश देने का प्रयास किया, उसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया और सनकी आशिक की कुटाई हो गई। हालांकि सनकी आशिक के खिलाफ बेटी के पिता ने सिविल लाइन थाने में पहले भी आवेदन दिया था, लेकिन आज सनकी आशिक शादी का न्योता लेकर प्रेमिका के घर पहुंच गया, जहां उसकी जमकर कुटाई हो गई। फरियादी लड़की के पिता ने बताया कि वह वन परिक्षेत्र रीवा कॉलोनी में रहते हैं और फॉरेस्ट विभाग में नौकरी करते हैं। तकरीबन 1 वर्ष से हर्ष तिवारी उसकी बेटी को मोबाइल फोन में परेशान कर रहा था। इसके बाद वह पिता से भी शादी के लिए फोन पर दबाव बनाने लगा। इस बात की लिखित शिकायत पिता के द्वारा सिविल लाइन थाने में की गई। बताया जा रहा कि हर्ष तिवारी वर्तमान में इंदौर में काम करता है। जब पिता शादी के लिए नहीं माने तो आज तकरीबन 12 बजे सनकी आशिक उसके घर पहुंच गया और शादी का दबाव बनाने लगा, जिसे लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हुई और मामला मारपीट तक पहुंचा। घटना के कुछ देर बाद लहूलुहान हालत में युवक सिविल लाइन थाने शिकायत करने पहुंच गया, लेकिन कुछ ही समय बाद युवती भी अपने पिता के साथ थाने पहुंची। अब दोनों ही ओर से मामला कायम किया जा रहा है। वहीं घायल होने के संबंध में लड़की के पिता ने बताया कि युवक उनकी गाड़ी की चाबी लेकर भाग रहा था और गिर गया तो उसके सिर में चोट लगी है। उसके बाद उनके पिता और बहन ने चाबी छीनकर उनको वापस कर दी और वह घर लौट गए। फिलहाल पुलिस ने कहा कि एमएलसी होने के बाद लड़के का बयान हो जाए तब आगे की कार्यवाही की जाएगी। हाँ, अभी एक युवक आया था, उसके सिर में चोट थी। सिर में चोट होने के कारण तत्काल एमएलसी भर के प्राथमिक उपचार के लिए अभी भेजा गया है। वहां से आने के बाद उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी और उसकी क्या बात है, किस बात को लेकर घटना हुई, इसको उसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पहुंचा मामला क्या है? दूसरा पक्ष आया है, उनको भी सुना जा रहा है। अभी मतलब सुनने के बाद जैसा विधि अनुसार रहेगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। जो लड़का घायल हुआ है वो किसी लड़की को परेशान कर रहा था, ये अभी मेरे पास जानकारी नहीं आई है। अब वो आके बताएगा तो लड़का का है सर बाहर? ये अभी आने के बाद ही बताएंगे, क्योंकि तत्काल आए थे, चोट ज्यादा थी तो पहले मैंने प्राथमिक उपचार के लिए भेजा। ये युवक और इसके माता पिता आए हमसे मिलने, बोले कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो जयंती कुंज ऑफिस है, वहाँ पे झिरिया जयंती कुंज है, वहाँ पे इसके पिताजी आए और बोले कि हम आपकी बच्ची से, हमारा लड़का शादी करना चाहता है तो कर दीजिए। तो हमने कहा शादी हम नहीं करेंगे, हमारी बच्ची की शादी तय है और हम नहीं करेंगे शादी। तो बोले कि आपकी बच्ची पसंद करती है। तो हमने कहा पूछ लेते हैं बच्ची से। हम बच्ची से पूछे थे, बोली नहीं कुछ ऐसी बात नहीं पापा जी, वो झूठ बोलता है, हम कभी नहीं ना किसी को पसंद करते हैं। तो इसके बाद ये हो गया, उनसे हम बोले कि ठीक है हम अब जा रहे हैं, पौधा लगवाना था। आजे की बात है, बता रहे हैं, पूरी आजे की घटना है। तो उसके पिताजी से हमने बोल दिया कि भाई हम शादी नहीं कर रहे हैं और हम जा रहे हैं, हमको पौधा लगवाना है नर्सरी से। तो पौधा लगवाने के लिए मैं नर्सरी के लिए रवाना हुआ तो मोटरसाइकिल स्टार्ट किया। जैसे स्टार्ट किया तो आया इसका लड़का, तो मोटरसाइकिल हमारी बंद करके और चाबी निकाल के भाग दिया और भागा। तो हमारे जयंती कुंज गेट, जो गेट है, गेट के पास गिरा है भ्राम से। वहां पे जयंती कुंज का गेट बना है, गेट के पास गिरा। फिर वहीं पे जाके इसके पिताजी और इसकी बहन सब मिलके वहां पे उस चाबी हमारी छुड़ाई और चाबी छुड़ा के दी हमको, और चाबी छुड़ा के दी और इसके बाद में घर चला आया। ये बहुत दिनों से, लगभग ये हमने 19 मार्च को हमने टीआई साहब से रिपोर्ट किया था। टीआई साहब भी इससे बात किए फोन में, तो टीआई साहब से बहुत गलत सलत बात किया। और अब क्या बात की, टीआई साहब बोले कि ये तो पंडित जी लगता है कि पागल है पूरी तरह से। तो हाँ सर,
क्या किया जाए, आप ही बताइए रास्ता। रीवा कोर्ट परिसर के पीछे सेप्टिक टैंक खुला होने के कारण रोड में मलबा भरा हुआ है, जिससे हजारों वकीलों का आना जाना मुश्किल है, जबकि नगर निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। रीवा कोर्ट परिसर के पीछे वकीलों के वाहनों की पार्किंग है, साथ ही वहीं पर हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है। इस रास्ते से हजारों वकीलों सहित शहर के तमाम नागरिक आए दिन निकलते हैं, लेकिन इन दिनों इस सड़क में लोगों का चलना मुहाल हो गया। दरअसल उत्कृष्ट विद्यालय मार्तन क्रमांक 1 का सेप्टिक टैंक फुल हो गया, जिसका मलबा पूरी सड़क में भरा है। वकीलों ने बताया कि चुनाव के दौरान जवानों को वहां रोका गया था, उसी समय टैंक फुल हो गया था। इस संबंध में कई बार वार्ड 16 के पार्षद से भी कहा गया, लेकिन उनका कहना है कि उनकी कोई नहीं सुनता। कई बार कलेक्ट्रेट में भी पत्र लिखकर शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं नगर निगम को भी समस्या को लेकर सूचना दी गई, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस संबंध में हमने मौके पर उपस्थित वकीलों से चर्चा की। रहा कई बार पेपर में भी निकला, ये यहाँ हम लोग कलेक्ट्रेट जाते आते हैं, हम ही बन नहीं, सैकड़ों काश्तकार वकील, इतनी गंदगी यहाँ है कि रहाई नहीं पड़ती। और यही एक रास्ता है मात्र हम कलेक्ट्रेट जाने का। ये पानी है जो अभी हॉस्टल बना है कोई नया, इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है ठेकेदार ने या प्रशासन शासन। टैंक का पानी सीवर का, इतनी गंदगी है कि यहाँ पब्लिक परेशान है। क्या नाम है आपका? विवेक पांडे, एडवोकेट, जिला न्यायालय रीवा। क्या गंदगी है? ये जो उत्कृष्ट विद्यालय का हॉस्टल बना हुआ है, उसके सीवर लाइन में अभी पिछले जो चुनाव था उसने कुछ सीआरपीएफ के सैनिक रुके थे और भी कार्यक्रम होते रहते हैं। वहाँ पे रुके लोगों द्वारा वो जो वहाँ पे सेप्टिक टैंक बना है वो फुल हो गया, जिसकी गंदगी बह के यहाँ तक आती है रोड में, जिससे हम सभी अधिवक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये नगर निगम को ध्यान नहीं देता। नगर निगम के पार्षदों को भी, पार्षद को वार्ड क्रमांक 16 जो लगता है उसके पार्षद को भी कई बार कह चुका गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी वहाँ कोई सुनता नहीं है। और दूसरी तरफ यहाँ से प्रतिदिन कलेक्ट्रेट जाने के लिए हजारों अधिवक्ताएं जाते आते हैं, कई बार शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पानी निकल रहा है? ये सेप्टिक टैंक ओवरफ्लो हो गया, उसका पानी निकल रहा है। यहाँ पर क्या बताएं, प्रशासन की जिम्मेदारी देख लीजिए, माइक उधर भी घुमा दीजिए, फिर देख लीजिए इतनी बदबू आती है निकलने में। ये काहे का पानी बह रहा है? सीवर टैंक का है पानी, नाली का पानी। बिल्कुल सीवर टैंक का। बदबू से यही समझ में आता है कि नाली वाला है, सीवर टैंक वाला। और नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा? बिल्कुल नहीं दे रहा है, ये महीनों से चल रहा है इस तरह। महीनों से जमा हुआ। महीनों अभी बरसात के समय पे यहाँ पूरा पानी भर जाता है, यहाँ पे मतलब आवागमन भी बाधित हो जाता है पूरी तरह से। पैदल होके जाते हैं लोग, यहाँ पे गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले यहाँ पे गिर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैरियर रहता है, पानी की वजह से दिखता नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे आके लोग मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं। यहाँ पे इस तरह की गंदगी पूरी शहर के बीचों बीच। मनगावा थाना अंतर्गत लूटपाट और मारपीट की शिकायत पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के चलते पीड़ित ने आज पुलिस अधीक्षक रीवा को शिकायत दर्ज कर जल्द उचित कार्यवाही की मांग की। सर, मामला हम मनगावा थाने के समीप ग्राम पंचायत डेली का है। हमारे पिताजी मनगावा धर्मेंद्र मिष्ठान भंडार शॉप में काम करते हैं, मिठाई की दुकान में। रात 8 बजे छोड़ के घर बाहर जा रहे थे तो मनसुख सोनी के गुंडे द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और 5300 रुपये पैसा लूट लिया गया था। उस विषय में मैंने मनगावा थाने में शिकायत कराई तो टीआई साहब और मुंशी और एसआई के माध्यम से हमें 5300 रुपये बरामद करके हमें वापस दे दिया गया था। ना ही उसमें कोई रिपोर्ट लिखा गया और वो बल्कि लूटपाट का मामला हटा के उन्होंने मारपीट का मुकदमा दर्ज कर दिया था। उसके संबंधित में मैंने उनको बोला भी तक सर ये अपराधी हैं। उसके बाद जब मैं घर चला तो शाम को उसी विगत शाम को आए और हमारे घर में बोले कि 10,000 रुपये मैं देकर छोड़ गया, क्या कवाल लिया, क्या उखाड़ लिया हमारा, और हमारे घर में मारपीट करने लगे, जिसमें हमारी मम्मी के भी चोट आई है। मम्मी को लात घूसे और पिताजी को हमारे मारे हैं, हमें मारे हैं, भाई को मारे, हमारे पूरा मुंह फाड़ गया सर, जिसके संबंध में मुझे पुलिस से कोई मदद नहीं मिली। फिर उसके बाद मुझे एम्बुलेंस के माध्यम से गगेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया, वहाँ से रेफर करके संजय गांधी भेजा गया है। जेएनसीटी में कैंपस सिलेक्शन के दौरान 80 छात्रों का चयन हुआ है। विंध्य क्षेत्र के अग्रणी शैक्षणिक संस्थान जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रीवा में कैंपस प्लेसमेंट श्रृंखला के अंतर्गत आज मेगा कैंपस ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें देश की कई नामी गिरामी कंपनियां शामिल हुई। मुख्य रूप से ई कॉमर्स के क्षेत्र में ट्रेन इंडिया एवं मैकेनिकल क्षेत्र की शक्ति पंप इंदौर जैसी कंपनियों ने हिस्सा लिया।
मेगा कैंपस ड्राइव में 250 छात्रों ने अपना पंजीयन कराया, जिसमें विभिन्न चयन प्रक्रियाओं के बाद अंतिम चरण में लगभग 75 छात्रों का चयन किया गया। आज के कैंपस ड्राइव की विशेषता ये रही कि ट्रेड इंडिया कंपनी ने लगभग 4 लाख के वार्षिक पैकेज में छात्रों का चयन किया। इसी तरीके से मैकेनिकल क्षेत्र की अग्रणी कंपनी शक्ति पंप में 2.5 से 3 लाख के वार्षिक पैकेज में छात्रों का चयन हुआ। आज मुख्य रूप से MBA के छात्र थे। इसके अतिरिक्त मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल के भी छात्र वहां पहुंचे थे। और बहुत सी कंपनियों में आए, रोजगार का मौका मिला जैन सिटी के विद्यार्थियों को। इस बार कौन कौन सी कंपनी आई है? पिछले 1 साल से हम लोगों ने बच्चों के रोजगार के लिए ज़्यादा ध्यान दिया और एक अभियान चला करके अधिक से अधिक कंपनियों को यहाँ आमंत्रित किया अपने कैंपस में, जिससे अधिकतर बच्चों को रोजगार मिल सके। अभी पिछले दिनों KJS सीमेंट जो हमारे रीवा संभाग में ही है, मैहर के पास में, NCC है, त्रिवेणी अलमीरा है, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में L&T कंपनी है, JK टायर है, सॉफ्टवेयर की कंपनी है पैसिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस तरह की अच्छी कंपनियां हमारे कैंपस में आई और लगभग 200-225 बच्चे साल भर में हम लोगों ने कंपनियों के माध्यम से चयनित करवाए और कई अच्छे जॉब कर रहे हैं और बड़े सम्मानजनक पैकेज में यहाँ से लगभग 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए तक गया और त्रिवेणी अलमीरा में तो कुछ 6.5-7 लाख पर भी बच्चे हमारे गए जो अभी काम कर रहे हैं। आज कौन कौन सी कंपनियां जैन सिटी में कैंपस सिलेक्शन में आई हुई? आज मुख्य रूप से कंपनियां तो ऐसे कुछ और आई हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 कंपनियां आई हैं। एक ट्रेड इंडिया है और दूसरा शक्ति पंप है। ट्रेड इंडिया में ग्रेजुएशन, खासकर टेक्निकल ग्रेजुएट, बीटेक किए हुए बच्चे, MBA किए हुए और साथ में दूसरे जो थोड़ा सा तकनीकी शिक्षा का ज्ञान रखते हैं और स्नातक हैं, उनको भी अवसर इसमें दिया गया है। और आज जैसा हमें हमारे ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर ने बताया है कि लगभग 250 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया और 250 बच्चों में से अभी सिलेक्शन का कुछ प्रोसेस थोड़ा सा बचा हुआ है, पर अनुमान ऐसा लगा रहे हैं कि 75 बच्चों से अधिक का सिलेक्शन यहाँ होगा। ट्रेड इंडिया में हमने आपको बताया कि बीटेक किए हुए बच्चे और MBA किए हुए बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से शक्ति पंप जो इंदौर के पास इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुरा से वहाँ जो ये कंपनी आई हुई है, तो इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के और ITI के सभी ब्रांच के बच्चों का उन्होंने चयन किया है। अच्छी बात यह है कि जो ट्रेड इंडिया कंपनी है, इसमें जो बच्चे जा रहे हैं उनका 30 से 35 हज़ार रुपये, माने 4 लाख रुपए के लगभग वार्षिक का एक पैकेज है। और शक्ति पंप इंदौर की जो कंपनी है उसमें 2.5 से 3 लाख रुपए पर ईयर का एक पैकेज है। और अगर 75 से 80 बच्चे, हो सकता है ये संख्या और बढ़ जाए, अभी एग्जैक्ट कहते नहीं, पर कम से कम 75 बच्चों का सिलेक्शन होगा। जिस तरीके की अभी सिचुएशन दिख रही है वहाँ सिलेक्शन प्रोसेस में, तो इतने। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CBZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज,
free bus facility for separate boys and girls, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, फ्री e-लाइब्रेरी एंड e-जर्नल्स। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ 22 जून से बीमार हो गए हैं, जिनका इलाज 15 दिन तक चलेगा। उसके बाद 6 जुलाई को भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। लोगों की आस्था का केंद्र बने शहर के प्राचीनतम जगन्नाथ स्वामी मंदिर लक्ष्मण बाग में मान्यता के अनुसार प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की बीमार पड़ने वाले भगवान जगन्नाथ स्वामी आज से महास्नान के बाद बीमार हो चुके हैं। उनका इलाज नगर वैद्य कर रहे हैं। 15 दिनों बाद ठीक होने के बाद ही भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उड़ीसा के पुरी में स्थापित जगन्नाथ मंदिर की मान्यता के अनुसार यह परंपरा तकरीबन 150 वर्षों से चली आ रही है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ल। और भगवान कृष्ण का ये आख्यान जो है जगन्नाथ जी से जुड़ा हुआ है और माना जाता है कि जगन्नाथ जी जो हैं 15 दिन जो है बीमार रहते हैं और 7 तारीख को है जगन्नाथ यात्रा है जो पुष्य नक्षत्र पे पड़ रही है। पुष्य योग पड़ रहा है तो बहुत अच्छा योग है, लेकिन उसके पूर्व ये माना जाता है कि 15 दिन तक भगवान बीमार रहते हैं। और इस बीमारी की कहानी ये है कि एक इनका भक्त था माधव दास। तो माधव दास जो है भगवान की बहुत पूजा करता था, बहुत समर्पित रहता था। तो माधव दास जो है बीमार पड़ गया और उसका पूरा शरीर जो है सूखने लगा। तो भगवान को जो है अपने भक्त के ऊपर दया आ गई और भगवान ने जो उसकी जो बीमारी थी उसको ठीक कर दिया। और 15 दिन के बाद जो है उसके बाद उनकी यात्रा निकली। तो माधव दास ने पूछा कि प्रभु जो है आप तो वैसे भी चाहते तो हमारी बीमारी ठीक कर सकते थे, आप 15 दिन तक क्यों बीमार रहे? तो बोले तुम्हारी जो दुख था वो हमको देखा नहीं जा रहा था, इसके कारण कि जो है हमने 15 दिन तक की तुम्हारी बीमारी अपने ऊपर ले ली। तो ये जो है जो आख्यान माधव दास जी का जो कृष्ण के प्रति जुड़ा हुआ है कि 15 दिन तक जो है भगवान कृष्ण जो है बीमार रहते हैं और उसके बाद जो है उड़ीसा में जो रथ यात्रा निकाली जाती है, सनातन धर्म के अनुसार जो रथ यात्रा निकाली जाती है, इसके आख्यान यही हैं। और भगवान देवी सुभद्रा जो उनकी बहन थी, उनकी बहुत इच्छा थी भ्रमण करने की, अतः जो है सुभद्रा को उनका जो है भ्रमण करने के लिए भगवान कृष्ण और बलदाऊ तीनों जो हैं इस दिन जो है घूमने जो है शहर पर निकलते हैं। इसी को जो है जगन्नाथ यात्रा के रूप में जो है मनाया जाता है। साथ में जगन्नाथ जी में काफ़ी वैज्ञानिक महत्व भी जो है जुड़े हुए हैं, जैसे कि जो जगन्नाथ जी का मंदिर का जो झंडा है वो हमेशा जिस तरफ वायु बहती है उसकी तरफ न बहकर वो विपरीत झंडा जो है हमेशा चलता है। आज तक विज्ञान इसका पता नहीं लगा पाया कि वायु से विपरीत क्यों जो है जगन्नाथ जी का झंडा फहरता है। और साथ में जो है जगन्नाथ जी के ऊपर से कोई प्लेन वगैरह नहीं निकल सकता। इसका कारण ये बताया जाता है कि जगन्नाथ जी में जो सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, ऊपर जो है अष्ट धातु का सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, उसके कारण की जो है उससे जो किरणें निकलती हैं उसके कारण जो है या जो हवाई जहाज वगैरह हैं वो नहीं निकल पाते। इस तरह के काफ़ी आख्यान जो है जगन्नाथ जी से जो है जुड़े हुए हैं और उनको जो है इस तरह इस आख्यान के रूप में जो है अगर आप उनको मनाते हैं तो निश्चित रूप से जो है भक्तिपूर्वक जगन्नाथ जी को 15 दिन तक औषधि आदि देनी चाहिए, जिससे जो है उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान को तो कोई औषधि नहीं दे सकता, लेकिन भक्ति स्वरूप अगर आप औषधि उनको 15 दिन देते हैं और फिर उसके बाद रथ यात्रा को मनाते हैं तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण का और जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त होती है और उससे लक्ष्मी और धन, यश और समृद्धि की और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी
जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। लगातार बढ़ रहे अनियंत्रित अपराध से नियंत्रण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश प्रांतीय कलाकार संघ द्वारा आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया। समाज में लगातार बढ़ रहे अपराध में नियंत्रण के उद्देश्य से प्रांतीय कलाकार संघ मध्य प्रदेश द्वारा आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम स्थानीय मानस भवन में आयोजित किया गया। विषय था अपराध नियंत्रण में भारतीय संस्कृति की भूमिका। इस अवसर पर उपस्थित विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी, साथ ही अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। और आज के दिन में इतना ज्यादा की हद से अच्छा व्यक्ति सर्वप्रथम अपराध है क्या, जिसको और अपराध करता क्यों, तो आध्यात्मिक रूप से जो कहा जाता है, जो सामान्यतः अपराध को हमारे यहाँ प्रारंभ में पाप कहा जाता था, अब कहा जाता था। जब व्यक्ति धीरे धीरे जब नैतिक नहीं मानने लगा तो कानून की जरूरत पड़ने लगी। राजा लोग न्यायाधीश होते थे, फिर धीरे धीरे दूसरे न्यायाधीश होने लगे। कि एक प्रसंग आता है कि ये अपराध रुकेगा कैसे। हमारे दुर्योधन जो था, दुर्योधन कहता था कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि चेत् अधर्मम न च मे वृत्ति, किन्नु विदेवेन हृदयेन नियुक्तेस्मिन् च करोमि। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेडी को। नमस्कार।